हेलो एवरीवन, माय नेम शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 27 ऑफ जनवरी का डेली न्यूज एनालिसिस हिंदू का हम शुरू करेंगे। उसके पहले आपके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि हिंदू का एनुअल डिस्कशन मैं रोज पब्लिश करती हूं अपने चैनल पे। आज का भी किया है और आज के आर्टिकल्स में बहुत ही स्टैटिक आर्टिकल्स हैं जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ठीक करेंगे, आपकी प्री और मेंस की प्रिपरेशन को के लेवल को आगे लेके जाएंगे। तो उसको गो थ्रू जरूर करिएगा, उसको मिस नहीं करिएगा। चैनल पे अवेलेबल है और मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो आज का न्यूज एनालिसिस हम शुरू करेंगे इस पिक्चर के साथ। और इसमें आप देखेंगे कि छारा कम्युनिटी जो अहमदाबाद से बिलोंग करती है, ये वहां पे एक शादी का इवेंट है जहाँ पे 10 कपल्स, मतलब कुछ कपल्स से एक साथ शादी कराई जाती है। ये कई भागों में होता है भारत में, बट स्पेसिफिकली पिक्चर छारा कम्युनिटी की है तो मैंने शेयर किया क्योंकि प्री में ऐसे कुछ सवाल बनते हैं जहाँ पे कुछ कम्युनिटी बेस्ड क्वेश्चन या ट्राइब्स के नाम या ऐसे स्पेसिफिक नाम पूछे जाते हैं, जहाँ तो मैंने इसको शेयर किया। और रिचुअल क्या है? ड्यूरिंग अ मास मैरिज सेरेमनी ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद में गुजरात लगा सकते हैं उस इलाके में, सौराष्ट्र या अहमदाबाद या गुजरात ऐसे नाम भी पूछे जाते हैं कभी कभी। सो उसमें वहां पे एक शादी का इवेंट है और जहाँ पे 10 कपल्स की एक साथ शादी कराई जा रही है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ ये पिक्चर है आर्ट ऑफ लर्निंग। आप ध्यान दें कि बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हमारे देश के कई भागों में छोटे बच्चों की को पढ़ाई से जोड़ने के लिए पूजा कराई जाती है। उत्तर भारत में भी होती है और इसे कहते हैं पाटी पूजन, यहाँ कहते हैं ब्राह्मण्स में। सो मतलब ब्राह्मण्स में नहीं, कई सारे कम्युनिटीज में कहा जाता है जहाँ पे सरस्वती पूजा की वंदना की जाती है और साथ ही साथ उनको पढ़ाई से कनेक्ट किया जाता है। आप देखेंगे विजयवाड़ा की ये पिक्चर है एक मंदिर की, जहाँ पे कुछ इनिशियल वर्ड्स को शब्दों को लिखवाया जा रहा है और उनको इसको कहते हैं अक्षराभ्यासम। ध्यान दीजिएगा, अक्षराभ्यासम तो ये शब्द है, इसको पूछा सकता है प्री में। और साथ ही साथ बंगाल में भी एक ऐसी ही पूजा कराई जाती है जिसे कहते हैं हठे खोरी, अ सेरेमनी ऑफ लर्निंग बंगाली अल्फाबेट्स एज पार्ट ऑफ द सरस्वती पूजा। सो 3 शब्द मिल गए, 2 शब्द हमें मिले। एक तो है अक्षराभ्यासम जो विजयवाड़ा में पूजा हो रही साउथ में, और बंगाल में भी सरस्वती पूजा के लिए शब्द का प्रयोग किया गया हठे खोरी, जहाँ पे शुरुआती जो बच्चों के शुरुआत की पढ़ाई होती है, जब जब 2-3 साल के हो जाते हैं, तो उनको पढ़ाई से कनेक्ट करने के लिए ये इवेंट क्रिएट किए जाते हैं, स्पेशली वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में। तो प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हम शुरू करेंगे इंडिया इंडिया और इजिप्ट। जो अभी आप जान रहे हैं, हम सब जान रहे हैं कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट हमारे देश आए थे चीफ गेस्ट बन के 26 ऑफ जनवरी के उपलक्ष्य में। उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट को फिर से रीअसर्ट किया और साथ ही साथ उसमें साथ क्योंकि हम जानते हैं कि इजिप्ट जो है वो नाम का जो है फाउंडर देश रहा है। और इसीलिए इजिप्ट का रोल हमारी पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल पॉलिसीज में या फॉरेन पॉलिसीज में रहा है शुरुआत से। सो उसके इसमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नाम क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लास्ट डेली न्यूज में। पर फिर भी आप इसे प्री के लिए और मेंस के लिए तैयार रखिए। और इसमें कहा जो ये उनके बीच में रीआइटरेट किया गया नाम को, नॉन अलाइन मूवमेंट को, तो उन्होंने एक चीज और भी बोली कि द टू कंट्रीज रीअफर्म देयर कमिटमेंट ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, मतलब बहुपक्षीयवाद, कि सारी पावर या सारा कंसंट्रेशन किन्हीं 2 देशों या एक देश के पास ना हो, सभी देशों की प्रॉब्लम्स को केटर किया जाए, सब लोग साथ में आकर के आगे बढ़े, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, जो यूएन चार्टर में हमेशा कहा जाता है। तो यूएन के चार्टर को भी रेफर किया उन्होंने कि द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, इंटरनेशनल लॉ, द फाउंडिंग वैल्यूज ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट। तो जो हमारा यूएन का चार्टर है उसमें भी कहा गया है कि सभी देशों के पक्षों को कंसिडर किया जाए, पावर कहीं 2 देशों या एक देशों में कॉन्सेंट्रेट ना रहे, यही इसका मतलब है मल्टीलेटरलिज्म का। और उन्होंने ये भी कहा द टाइज हैव बी ऑन an upswing in the recent past and both delegations supported reform on the UN Security Council। क्योंकि हम ये दोनों ही देश परमानेंट मेंबर नहीं है यूएन के, तो इसमें साथ में काम करने की बात उन्होंने बोली कि वो सपोर्ट करते आए हैं। और 2016 में ऐसी सिचुएशन बनी थी कि इंडिया की 16-17 में जो सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर था इजिप्ट, और 2021-22 में इंडिया की भी यही सिचुएशन थी, तो दोनों देश इस लेवल पे भी कॉमन है। सो इन सारी चीजों को लेते हुए कई डिफेंस इंडस्ट्रीज को लेकर के काफी चीजें बातें हुई और आपस में टेक्नोलॉजी शेयर और चीजों को शेयर करने की बात हुई, जो जो होता ही है 2 देशों के बीच। सो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि यूएन चार्टर क्या चीज है और साथ ही साथ मल्टीलेटरलिज्म क्या चीज है, ये प्री में पूछा जा सकता है। और चार्टर की जो बात है, आपको पता ही होना चाहिए, यूएन कन्वेंशन से लेकर के यूएन चार्टर तक सारी बेसिक्स प्री के लिए और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हमेशा रहती है।
सो इस लिहाज से, और जो ये शब्द है ना मल्टीलेटरलिज्म, कई बार आ रहा है, आए जा रहा है, हर आर्टिकल में ऑलमोस्ट होता ही है आजकल की जो सिचुएशन चल रही है उसको उसके चलते। तो कुछ पढ़ लेते हैं। एज सच द यूएन चार्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, हम सब जानते हैं, एंड द यूएन मेंबर स्टेट्स आर बाउंड बाय इट। जो चार्टर है, जो समझिए कि एक तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन है कि जो भी मेंबर्स हैं यूएन के, उनके ऊपर लागू होता है। And the UN Charter codifies the major principles of international relations, from sovereign equality of states to the prohibition of the use of force in international relations। ये इसका पहला नियम है कि कहते हैं कि कोडिफाई करता है कि मेजर प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, आप सबके आपस सामरिक संबंधों और देशों के बीच के संबंधों को, कि सबकी संप्रभुता और समानता को बरकरार रखें, और साथ ही साथ यूज ऑफ फोर्स एंड प्रोहिबिशन, मतलब मना करना कि किसी के यूज ऑफ फोर्स इंटरनेशनल, किसी के इंटरनेशनल रिलेशनशिप में फोर्स को ना यूज करना, यूएन चार्टर कहता है। तो यूएन चार्टर के हिसाब से तो आप देखिए आजकल क्या हो रहा है कि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर रखा है, क्या उसको फॉलो कर रहा है? नहीं फॉलो कर रहा है ऑब्वियसली। अगर चार्टर के नियमों को फॉलो किया जाए तो समस्याएं हो ही नहीं, लेकिन फिर भी देश अपनी पॉलिटिक्स में आकर के और अपने आसपास के रीजनल बेनिफिट्स को देख करके ये काम करते हैं। नाउ मल्टीलेटरलिज्म प्रोसेस था। अब मल्टीलेटरलिज्म क्या है? मल्टीलेटरलिज्म प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रिलेशन बिटवीन ग्रुप्स ऑफ 3 और मोर स्टेट्स। मतलब मल्टी मतलब कई देश आपस में मिलकर के ऑर्गेनाइज करके कोई काम आगे बढ़ाएं या सबका पक्ष रखा जाए, वो कहलाता है मल्टीलेटरलिज्म। नाउ इसके एग्जांपल्स क्या हैं? नाटो, जिसे हम जानते हैं, एंड द यूनाइटेड नेशंस, जो हम समझ रहे हैं, एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे सभी देशों के, या जो इनसे जुड़े हुए देश हैं, जो इनके अंदर रजिस्टर्ड हैं, उन सभी देशों के सारे पक्षों को ध्यान में रख के काम किया जाता है। नेटो तो नॉर्थ अटलांटिक है, में जो देश आ रहे हैं 30 देश हैं, उनकी प्रॉब्लम को केटर किया जाता है। यूएन में सारे वो देश जो मेंबर हैं, जो परमानेंट मेंबर्स की बात नहीं हो रही, जो रजिस्टर हैं इसके अंदर, और डब्ल्यूटीओ में तो हम जानते ही हैं कि एक्चुअली ये बात और है कि यहाँ मोनोपोली कुछ डेवलप देशों की है जरूर, लेकिन फिर भी उम्मीद ये की जाती है कि ये मल्टीलेटरलिज्म को या बहुपक्षीय चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये था हमारा जो बेसिक चीज प्री और प्री के पर्पज से, आप इसको भूलिएगा नहीं। कभी कभी ये चीजें पूछी जाती हैं एज ए कॉन्सेप्चुअल बेस की मल्टीलेटरलिज्म एक्चुअली क्या है। 2 सेंटेंस दे देंगे आपको और फिर इसमें से आपको सही गलत या ये पता करना होगा कि पहला गलत है दूसरा सही है, या ऐसे ऑप्शंस आपके यहाँ सामने आ जाएंगे। द नेक्स्ट है हमारा कि ईपीएफओ प्लान टू रिव्यू हाई पेंशन पे आउट केसेस स्पार्क्स कंसर्न। अभी ईपीएफओ को लेकर के कुछ दिन पहले भी न्यूज आई थी, तो उसमें कहा जा रहा था कि जो 2014 पहले जो एक्चुअली ये समझने वाली बात है कि 2014 के बाद से सेंटर और स्टेट किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आर्म फोर्सेस को छोड़ करके 2014 के बाद से सेंटर और स्टेट किसी में भी पेंशन नहीं है अब। ठीक है, ये हम सब जानते हैं ना। द पॉइंट इज, झगड़ा ये किस चीज का है? ये जो आर्टिकल छप रहा है, ये उन लोगों के लिए है, उन पेंशनर्स के लिए है जो 2014 के पहले सेलेक्ट हो चुके थे, क्योंकि 2014 के बाद से पेंशन खत्म हो गई है। अब क्या कह रहा है ईपीएफओ? ईपीएफओ न्यू सर्कुलर प्रोवाइड्स फॉर रिकवरी फ्रॉम पेंशनर्स हु हैव बीन ग्रांटेड हायर पेंशन विदाउट एक्सरसाइजिंग द रिलेवेंट ऑप्शन। तो उनकी पेंशन को लेकर कुछ विवाद ये था कि ये कहा जा रहा था कि जितना आप कंट्रीब्यूशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा उसमें भी कुछ नियम थे कि जितना कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर करता है, ठीक है, उससे और आप एम्प्लॉय भी करता है, दोनों में होता क्या है, पेंशन का मतलब क्या है कि जितना एम्प्लॉय डिपॉजिट करता है उसका सेम परसेंटेज, या एक जैसे मानिए 12.5% एक परसेंटेज है, उतना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, और फिर फाइनली वो पैसा जाकर के आपके पेंशन के रूप में आपको मिलता है। ठीक है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ना द पॉइंट इज कि ये कहा गया था कि अगर जितना कंट्रीब्यूशन आप करते हो वो तो ठीक है, लेकिन आपकी सैलरी स्लैब के हिसाब से जो भी सैलरी आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर आता है, चाहे वो 6,000 हो चाहे वो 15,000 हो, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले नियम आया था कि सिर्फ 15,000 तक वालों के लिए, जिनका पे स्केल 15,000 है, सिर्फ उन तक के लिए पेंशन की बात होगी, वही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उससे कम वाले नहीं। सो पॉइंट क्या है कि वो कह रहे हैं कि अगर आपको ज्यादा पेंशन चाहिए, ठीक है, अगर आपको लगता है कि पेंशन में कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो उतना ही रहेगा, लेकिन आप चाहें तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो लोगों ने कहा हम क्यों करें ज्यादा कंट्रीब्यूशन, जितना होना चाहिए उतना ही रहेगा, या फिर एम्प्लॉयर भी बढ़ाए तो हम बढ़ाएं, ये डिस्प्यूट था। Now the point is the EPFO in the circular issued on Wednesday said payment of higher pension should be stopped। मतलब जो जिनको हायर पेंशन मिल रही है वो रोकनी चाहिए, ईपीएफओ ने कहा, फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी
फॉर दोज हु रिटायर्ड विदाउट एक्सरसाइजिंग एनी ऑप्शन, ये कुछ ऑप्शन को दिए गए थे अंडर पैराग्राफ 11(3) ऑफ द प्री अमेंडमेंट एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995। ठीक है, तो उन्होंने कहा उनकी पेंशन रोक दी जाए और जब तक वो कोई ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते जो उनको दिए गए, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन को रिवर्स भी किया जाए, ऐसा भी बोल रहे हैं। सो सम सेक्शंस ऑफ 24,672 पेंशनर्स में बी अफेक्टेड। इससे क्या होगा, इतने लोग इफेक्ट होंगे पेंशनर्स हैं जो। और ईपीएफओ विल सीक एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ईच ऑफ दीज पेंशनर बिफोर रिकवरी। रिकवरी के पहले ईपीएफओ इनसे बात करेगा कि आप चाहते हैं और कंट्रीब्यूट करना कि नहीं। The circular asks EPFO official to be cautious in identifying cases of higher pension that has been granted due to judicial intervention। और कुछ जो सर्कुलर पूछता है कि EPFO ऑफिशियल जो हैं टू बी कॉशियस इन आइडेंटिफाइंग केसेस जिनके हायर पेंशन, क्योंकि ध्यान दीजिए इसमें बड़ी गड़बड़ियां होती हैं, तो उनको ध्यान में रख करके ही जुडिशियल इंटरवेंशन करें। इन सब बातों को कहा जा रहा है। ये सब स्टोर में है, अभी आगे होगा। अच्छा, जो पैराग्राफ 11 क्या कहता है, वो स्कीम क्या है, डेल्ट विद द मैटर ऑफ मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी, मतलब कितनी सैलरी पे पेंशन होनी चाहिए, मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी को डिसाइड करता है। इट ऑल्सो टॉक्ड ऑफ एन अरेंजमेंट फॉर एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स टू गिव अ जॉइंट ऑप्शन फॉर अलाउिंग टू द पेंशन फंड। और ये कहता है कि अरेंजमेंट करता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को टू गिव अ जॉइंट ऑप्शन, दोनों को ऑप्शन मिल जाए कि कितनी सैलरी तक आप कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले जो रिजल्ट आया, जो सुप्रीम कोर्ट का जो केस चल रहा है उसकी हियरिंग की आई थी कि 15,000 तक को कंसिडर किया जाएगा, इतने लिमिट तक के या इससे 15 या इससे ऊपर तक के लोगों को ही पेंशन में कंट्रीब्यूशन की बात थी, जो अभी फिलहाल फिर से वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये कहा जा रहा है कि जो भी चीजें दोनों को अलाउ किया जाए कि वो कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। द रेमिटेंस ऑफ अ प्रोपोर्शनेट पोर्शन ऑफ द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन ऑन वेजेस हायर सैलरी देन स्टैट्यूटरी सीलिंग, वो सीलिंग तय कर ली जाए। और द सेकंड फीचर कहता है कि पैराग्राफ वाज रिमूव थ्रू एन अमेंडमेंट टू द पेंशन स्कीम। तो कुछ चीजें ऐसे बदलाव किए गए हैं जिससे पता चले कि जो लोग ये वाकई एक्सरसाइज करना चाहते हैं, इस ऑप्शन को, ज्यादा पेंशन चाहते हैं, ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। पर उन लोग को भी तो पेंशन अभी तक मिल ही रही थी ना, तो उनसे वो पैसा वापस रिकवर भी किया जाए। ठीक है, तो उसको अभी ईपीएफओ री एग्जामिन करेगा, अभी इस पर बात होगी आगे। Now, the EPFO circular said that before revising any pension entitlement, an advance notice should be issued to the pensioner, और उनको नोटिस दिया जाए, उनको बताया जाए, और ये जो उनका जो केस को रेफर किया जा रहा है उसके तहत पहले उनको बताया जाए, फिर इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो ये ईपीएफओ की नीड्स थी। कभी तो ये मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट बनती है, क्योंकि जैसे आप ध्यान दीजिए, पेंशन अपने आप में एक तरीके का फाइनेंशियल बर्डन कंसिडर होता है गवर्नमेंट के ऊपर। उन केसेस में जहां पे जो पेंशन बहुत पुरानी स्कीम चली आ रही है, आप जानते हैं कि आर्मड फोर्सेस में भी ये चक्कर चलता है कि आर्मी को लेकर के भी पेंशन का इशू चलता है, तो उस केसेस में ये जीएस3 के पर्पज से सवाल इंपॉर्टेंट बनता है, इसको मिस नहीं कीजिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि ईपीएफओ क्या बात कर रहा है, पेंशन का क्या डीलिंग है, और ये कैसे आपके इकोनॉमिकल साइकिल को इफेक्ट करता है। तो जीएसटी के पर्पज से, मेन से पर्पज से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके बाद जो न्यूज है वो आज की थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इंडिया फर्स्ट मिशन टू स्टडी द सन टू बिगिन बाय जून जुलाई। अच्छा, जो सन की स्टडी, जो उसकी बाहर की जो आउटर लेयर होती है, कोरोना को स्टडी करने के लिए ये जो मिशन है वो बनाया गया है। ये आपको याद होना चाहिए कि जो अभी फिलहाल जो वीनस के लिए जो प्लान था वो भी एक्सटेंड कर दिया गया है, पर फिलहाल इसके लिए बात हो रही है, जो ये प्लान है जो सन की कोरोना लेयर को स्टडी करने वाली बात है, वो फिर से लाइन में आ गया है। नाउ इसरो इज प्लानिंग टू लॉन्च द आदित्य L1 मिशन बाय जून और जुलाई दिस ईयर। Aditya L1 is the first Indian space mission to observe the sun and the solar corona। सोलर कोरोना मतलब जो उसकी आउटर लेयर होती है सूरज की, उसकी स्टडी करने के लिए। नाउ इसरो चेयरमैन ने ये बात बोली कि स्पीकिंग द हैंडओवर सेरेमनी ऑफ द विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ, इसका नाम है VELC पेलोड। पेलोड मतलब जो फाइनली जो पार्ट होता है जाके जो स्टडी करेगा वहां पर, सो उस पेलोड के हैंडओवर पे ये बात बोली, इनको हैंडओवर किया, भी समझते किसने किया। नाउ थर्सडे सेड द आदित्य L1 mission will be launched by June or July this year। लॉन्च विंडो बाय द मिशन वुड क्लोज बाय अगस्त। और जो लॉन्च विंडो इसलिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगस्त तक ये लॉन्च विंडो बंद हो जाएगी। ठीक है, सो हर प्लान का एक टाइमलाइन भी होता है, तो ये बंद हो जाएगी अगस्त तक, जो उनकी जो स्टडी लाइट की टाइमलाइन है, तो वो चाह रहे हैं उसके पहले से वो लॉन्च कर दें। तो आदित्य L1 मिशन विल बी लॉन्च बाय इसरो टू L1 ऑर्बिट। इसकी इस आर्टिकल की एक एक लाइन आपके प्री के सवाल बना सकती है, ध्यान दीजिएगा।
सो L1 ऑर्बिट को जो है L1 ऑर्बिट में इसको इंजेक्ट किया जाएगा, विच इज अ फर्स्ट लैग्रेंगियन पॉइंट ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। ध्यान दीजिएगा कि जहां से वो लैग्रेंगियन पॉइंट है जहां से उसकी स्टडी हो सकती है, और इसका फायदा क्या होता है, इस पॉइंट पे आके L1 ऑर्बिट पे आकर के हम सन को कॉन्टिन्यूसली देख सकते हैं। हमारा जो मिशन है जिससे हम भेजेंगे, जो लॉन्च किया जाएगा मिशन, तो फाइनली वहां जाके इस ऑर्बिट में रह के कॉन्टिन्यूसली उसको स्टडी कर सकता है। अच्छा, कोरोना की अभी आगे देखेंगे कि सूरज की बाहरी लेयर की स्टडी करनी क्यों जरूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो तापमान है सूर्य का, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है कि पृथ्वी का और सूर्य का डिस्टेंस जो है कम हो रहा है, या फिर जो उसकी जो गर्म हवाएं हैं वो अर्थ तक ज्यादा आने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, या उस जो तापमान है जो नहीं होना चाहिए वो हमारी पृथ्वी तक आने की वजह से नुकसान हो रहा है हमें, और ये इसी की स्टडी करने के लिए ये प्लान, जो मिशन क्रिएट किया गया था। क्योंकि आप ध्यान दें कि यूवी रेज की वजह से जो यूवी रेज होती हैं, और काफी काफी ज्यादा तापमान जब पृथ्वी पे आता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा हो सकते हैं या होते हैं, तो उसी की स्टडी के लिए इसको एग्जीक्यूट किया गया है ना। आदित्य L1 has seen payloads in total, of which the primary payload is the visible emission line coronagraph, VELC। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म जो दिया भी हो याद रखिएगा। नाउ डिजाइन एंड फैब्रिकेट बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और इसरो के कॉम्बिनेशन से इसको बनाया गया है। ठीक है, नाउ इसमें जो इसका मैंने इस आर्टिकल को ब्रेक किया है बीच में, तो उसकी लाइन है आएगी, बिगिन बाय जून जुलाई, द सन टू बिगिन बाय जून जुलाई। ठीक है, so now important paragraph ये सारे हैं। Understanding the effect of sun on the earth and its surrounding has become very important now, and Aditya L1 aim to shed light on this topic। ठीक है, जो outer layer की study के लिए आदित्य L1 का बहुत important है। It has taken 15 years, इसको 15 साल लगे इस VELC को बनाने में और कंप्लीट करने में, और फाइनली ये एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इसरो को सौंप दिया है। आगे का काम इसरो उसमें करेगा, और साथ ही साथ जो ये आगे की जो रिसर्च है ऑफकोर्स वो इसरो ही करेगा, और इट विल बी लॉन्च यूजिंग द PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मिस्टर सोमनाथ एडेड। ठीक है, उसके साथ ही साथ नो अदर सोलर कोरोना ग्राफ इन स्पेस हैज द एबिलिटी टू इमेज द सोलर कोरोनाग्राफ एज क्लोज टू द सोलर डिस्क। जितनी कैपेसिटी इसके अंदर है स्टडी करने की सोलर कोरोना को, ऐसे किसी भी वो कह रहे हैं कि नो अदर सोलर कोरोनाग्राफ, ऐसा और कोई कोरोनाग्राफ नहीं है जितनी अच्छी कैपेसिटी इसकी है, VELC की है, और ये इसी वजह से ऑब्जर्व करेगा, जो हमको इंफॉर्मेशन चाहिए वो दे पाएगा। अब आगे देखते हैं कि एक्चुअली जो नाम यूज हुआ उसकी मैं वेबसाइट पे गई, वो पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंपॉर्टेंट संस्था है ये, भारतीय तारा भौमिकी संस्थान, कभी कभी नाम भी पूछे जाते हैं, तो बेंगलुरु में है ये। और जब इसको और एक्सप्लोर किया तो मैंने इसका ओवरव्यू मिला जो हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट डिवोटेड टू रिसर्च इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड रिलेटेड फिजिक्स। ध्यान दीजिएगा, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। It traces its origin back to an observatory set up in 1786 at Madras में सेटअप हुआ था, which from the year 1792 began to formally function as its Nungambakkam premises as the Madras Observatory। ठीक है, तो उसका गठन पीछे हम जाते हैं तो 1786 मद्रास में हुआ था। Now 1899 the observatory moved to Kodaikanal, और ये कोडाईकनाल में मूव कर गई 1899 में, और in the year 1971 the Kodaikanal Observatory became an autonomous society। तो कोडाईकनाल ऑब्जर्वेटरी जो है वो सोसाइटी है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ध्यान दीजिएगा, तो ये कोडाईकनाल की जो ऑब्जर्वेटरी है वही ऑटोनोमस सोसाइटी है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, इतना हमारे लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन काफी है। साथ ही साथ द न्यू एल्टीट्यूड, ध्यान दीजिएगा, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी IAO एट हेनले इन साउथ ईस्टर्न लद्दाख, हेनले का नाम याद होगा आप सबको, हैज ऑगमेंटेड द फैसिलिटीज फॉर नाइट टाइम एस्ट्रोनॉमी, इसके लिए फेमस है। हियर अ 2 मीटर हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप हैज बीन इंस्टॉल्ड इन 2001। ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि हेनले ऐसी जगह है जहाँ पे साफ आसमान रहता है, कम पॉल्यूशन है वो, और नाइट टाइम एस्ट्रोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, और वहां पे 2 मीटर का हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप को इंस्टॉल किया गया है, has been installed in 2001. A 7-unit high-altitude gamma-ray HAGAR telescope is in operation at the Henley site। तो हेनले साइट हमारा कहाँ है, सदर्न ईस्टर्न लद्दाख में है, और वो क्लियर स्काई या फिर नाइट टाइम एस्ट्रोनॉमी के लिए भी एक अच्छी
जगह है और उसको वहां पे, और सबसे उस खास बात क्या है कि वो सबसे की आई थिंक सबसे टॉप वाला, सबसे टॉप प्लेस पे लोकेट किया यह साइट है जहां से हम नाइट टाइम एस्ट्रोनॉमी कर सकते हैं। सो ये भी प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ आदित्य L1 का पूरा नाम विजिबल एमिशन लाइन कोनोग्राफ, आदित्य L1, ठीक है ना। आदित्य का फुल फॉर्म नहीं है, ये जो जो इसमें चीज लगी हुई जो मैकेनिज्म है उसका ये नाम है। आदित्य L1 इज इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक मिशन टू स्टडी द सन। तो ये पहली लाइन होगी प्री के लिए, और ये मुझे उनकी वेबसाइट पे ही मिला है, आप भी जा सकते हैं। Earlier, this mission was conceived as Aditya 1 with the 400 kg class satellite carrying one payload. ठीक है. Now, visible emission line chronograph (VELC) and was planned to be launched in an 8 kilogram low Earth orbit. ठीक है. Now, since the satellite placed in the halo orbit around the first Lagrangian point 1, इसको कहते हैं halo orbit. जिस orbit में इसको locate किया जाएगा वो क्या कहा जाता है, L1 orbit या फिर halo orbit of the Sun Earth system was a major advantage of continuously being a sun without any disturbance. So ये जो पेलोड वहां पे डाला जाएगा, ये आप देख रहे हैं इस ऊपर का जो हिस्सा है इसका, इसे कहते हैं VELC। इसको बनाया है एस्ट्रोफिजिक्स और इसरो ने मिलकर के, और इसी से इसकी स्टडी की जाएगी। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्री के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ मेंस के लिए तो बनता ही है, पर प्री के लिए भी कभी कभी चीजें क्वालिफायर्स होती हैं, हम समझ नहीं पाते कहाँ क्या बात हो रही है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ इसको थोड़ा और स्टडी करेंगे तो सोलर कोरोना एक्चुअली इसकी बात हो रही है वो क्या है। और एक चीज और मैं बोलूंगी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना आदित्य L1, ठीक है, तो VELC के नाम से भी इसको पूछा जा सकता है, कभी आदित्य L1 ना भी पूछा जाए तो VELC हमको पता होना चाहिए। नाउ अगर आप देखें, हम सब जानते हैं कि ज्योग्राफी में हम इसको पढ़ते हैं, सन की लेयर्स को हम ज्योग्राफी की बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी की डिस्कशन इसको हम करेंगे भी, मैं ऑलरेडी उन पे वीडियो बना रही हूँ और आपके अच्छे व्यूज भी आ रहे हैं, आई एम सो हैप्पी विद दैट। सो आप देखें कि ये इसका इनर मोस्ट इलाका है, जो एरिया है, उसके बाद कोर, ठीक है, कोर आया, उसके बाद रेडिएटिव जोन है इसका, नंबर्स पे नहीं जाएंगे। उसके बाद कन्वेक्शन जोन है, ये जो जोन है कन्वेक्शन जोन है, तो ऐसे लेयर ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। नाउ आउटर लेयर पे आते हैं, फिर फोटोस्फीयर, उसके बाद क्रोमोस्फीयर, उसके बाद ट्रांजिशन रीजन, और उसके बाद कोरोना आता है। कोरोना का मतलब हेलो इफेक्ट, हेलो इफेक्ट का मतलब जो बिल्कुल आउटर लेयर है इसकी सूरज की, इसकी बात हो रही है, ठीक है। और जो ये काले धब्बे हैं इन्हें कहते हैं सनस्पॉट्स, ये तो हम जानते ही हैं। नाउ L1 ऑर्बिट, जैसे आप देख रहे हैं कि सूरज की कई सारी ऑर्बिट्स हैं, पर ये वाली जो ऑर्बिट है जिसमें इसको हेलो ऑर्बिट बोला गया है, हेलो इफेक्ट नहीं, हेलो ऑर्बिट, क्योंकि आप जो ये बाहर जिसकी रोशनी बनती है ना कोरोना, इसको हेलो भी कहते हैं। नाउ पॉइंट इज कि जो L1 ऑर्बिट है जिसपे इसको लोकेट किया जाएगा बिल्कुल सीध में है, और यहाँ हमको ज्यादा समय मिलता है सूरज को कॉन्टिन्यूसली देखने का, उसको ऑब्जर्व करने का। द L1 पॉइंट इज परहैप्स द मोस्ट इमीडिएटली सिग्निफिकेंट ऑफ द लैंगेरियन पॉइंट्स which were discovered by mathematician जोसेफ लुइस लेग्रेंज, ध्यान दीजिएगा, लेग्रेंज और लेग्रेंज जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है। इट लाइज 1.5 मिलियन किलोमीटर इनसाइड द अर्थ ऑर्बिट, हमारी ऑर्बिट से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, और ये पार्ट वे बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ठीक है, वो दिख रहा है सन है अर्थ है, और इसके हम देखिए आप जो एंगुलर पोजीशन में इसको लोकेट किया जाता है, कोई L1 पोजीशन L2 L4 L5 में क्यों नहीं किया, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बट जैसे कि वो कह रहे हैं कि L1 पे रखेंगे तो हम ज्यादा समय तक सूरज को देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे, तो L1 इज द अप्रोप्रिएट प्लेस टू लोकेट दिस मिशन और सैटेलाइट। सैटेलाइट तो नहीं, ये मिशन ही बोल रहे हैं, VELC बोलेंगे, सो सैटेलाइट तो नहीं यूज किया, ये आप बोलेंगे इसको आदित्य L1 ही अपन बोलते हैं फिलहाल के लिए, सो L1 है, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट न्यूज है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स विद एडवांस ऑर्डर्स टू गेट इंट्रानेसल शॉट सून, तो ये न्यूज आई तो बहुत पहले थी, फाइनली लॉन्च हो गई है कि जो नेसल ड्रॉप है इंडिया की पहली, विश्व की पहली नेसल ड्रॉप है वैक्सीन की, जो कोविड के को बचाने के लिए लॉन्च की गई है। और यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंदाविया ने बात बोली, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह ऑन थर्सडे लॉन्च इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन, इसको कह रहे हैं इनकोवैक, इसकी न्यूज बहुत बार पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। मैन्युफैक्चर बाय हैदराबाद बेस्ड वैक्सीन डेवलपर भारत बायोटेक इंटरनेशनल, और इसके साथ ही साथ इनकोवैक रिसिपिएंट्स डेमोन्स्ट्रेट, और अच्छी बात यह है कि ये जो वैक्सीन है, जो नेसल वैक्सीन है, ये हेट्रोजेनस है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। हेट्रोजेनस का मतलब होता है कि जिसने जिसने किसी भी तरह का वैक्सीन पहले ले रखा हो, चाहे वो आपने कोविड कोवैक्स ले रखा हो या कोविक्स ले रखा हो या कोई भी टाइप आपने ले रखा हो, उस केस में जो पहले जो जितनी भी टाइप्स लग चुके हैं उसके ऊपर आप इसे ले सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने पहले कौन सी
वैक्सीन ली हुई है, क्योंकि अगर आपको याद हो कि कोविड के वैक्सीनेशन में 2 टाइप की वैक्सीन आई थी, राइट है? उस केस में 2 थी, 3 थी और कहीं-कहीं पे एक और टाइप भी आया था, तो उनके नाम मुझे भी याद नहीं, लेकिन जो 2 टाइप थे, उनमें से कोई भी टाइप आपको लगा हो, उसके बाद आप इसको नेज़ल ड्रॉप आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अगर जिसने ए लगा है तो ए ही हो, बी लगा हो तो बी ही हो, ऐसा नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि इसका जो प्राइसिंग है वो 800 होगा प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, अगर आप बल्क में ऑर्डर मिलता है उनको तो 325 रुपए होगा। ये तो बिजनेस पर्पस की बात है। नाउ इनको वैक रेसिपिएंट्स डिमॉन्स्ट्रेटेड सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ म्यूकोसल आईजीए एंटीबॉडी लेवल। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि ये इसमें इसको लगाते ही सिग्निफिकेंट लेवल को देखा गया म्यूकोजल आईजीए एंटीबॉडी लेवल्स का। वो क्या है? ये जो आईजीए एंटीबॉडीज हैं इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारा ऊपरी भाग होता है, सांस लेने वाला जो इलाका है, में प्रोवाइड बेनिफिट इन रिड्यूसिंग इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन। जो ये ऊपर वाला इलाका जहाँ सांस लेने का इलाका है, यहाँ वो ऐसी एंटीबॉडीज को डेवलप करता है जो हमें सांस लेने और किसी इन्फेक्शन से बचाता है। सो म्यूकोसल आईजीए एंटीबॉडीज को इससे इंजेक्ट किया जाता है जो हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करती हैं। तो ये प्री के पर्पज से हमारी इंफॉर्मेशन बन जाती है। नाउ स्टेट्स फॉल शॉर्ट ऑफ टारगेट टू इम्प्रूव फॉरेस्ट कवर। ये एक आरटीआई इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स है और सरकार की तरफ से नहीं है, आरटीआई रिस्पॉन्स है जो हिंदू को मिला। वो कह रहे हैं कि जो हमारा जो वादा है, जो प्रॉमिस है हमारा स्टेट्स लेवल पे फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने का, वो उतना नहीं बढ़ रहा है। सेंटर ने अप्रूव किया है 53,337 हेक्टेयर और जबकि 26,287 हेक्टेयर हैज बीन अचीव, इतना ही अचीव हो पाया है। तो मतलब हाफ से थोड़ा ज्यादा। फॉरेस्ट क्वालिटी इंप्रूव्ड इन ओनली, इतने इलाके में इंप्रूव हुई है और जो टारगेट है वो 1,66,000 है और अचीव हुई है 1,02,000 में। तो ये नंबर्स है। उसके साथ आप देखें कि जो टारगेट अचीवमेंट और शॉर्टफॉल है, उत्तराखंड में जितना चाहिए 6,000 के लिए 1500 है, बहुत कम है, -49, सबसे ज्यादा कम उत्तराखंड में है। फिर मध्य प्रदेश में आप देखें भी काफी कम है, तो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरला में आप देखें 1600 चाहिए तो 600 ही हो पाया है। वेस्ट बंगाल में 558 से 175, उसके बाद मध्य प्रदेश और आंध्र से पूरी लिस्ट इनको मिली है, काफी इंफॉर्मेटिव है। सो इन केस में इस केस में इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, प्री के पर्पस इंपॉर्टेंट बनता है कि इस पर सवाल पूछे गए हैं, और मेंस के पर्पस इंपॉर्टेंट क्या है कि सरकार की गाइडलाइंस क्या है और हमें क्यों इनको बढ़ाना चाहिए। मेंस के पर्पस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड इन द टारगेट्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ ट्री एंड फॉरेस्ट कवर प्लांटेशन सेट इन द ग्रीन इंडिया मिशन। जो हमारा ग्रीन इंडिया मिशन है उसमें हम जो फॉरेस्ट के एक्सपेंशन और पेड़ों के एक्सपेंशन पे बात कर रहे हैं वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा ग्रीन इंडिया मिशन है इज वन ऑफ द 8 मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये पूछा गया है प्री में पहले भी। इट एम्स एट प्रोटेक्टिंग, रिस्टोरिंग एंड एनहांसिंग इंडियाज फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज। तो उसके जो हमारा ये एनएपीसी जो है ना, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, एनएपीसीसी इस नाम से पूछा गया। सो उसमें जो हमें रिस्पॉन्ड करना है क्लाइमेट चेंज के लिए, जो हमारा टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। टारगेट अंडर द मिशन इज 10 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड्स फॉर इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। ठीक है, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि सीक्वेस्टर कार्बन एंड बोस्टर इंडियाज कार्बन स्टॉक एज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कमिटमेंट जो हमारा है, जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का टारगेट है। साथ ही साथ जो क्लीन एनर्जी का जो हमारा टारगेट है वो सारे हैम्पर हो रहे हैं टारगेट्स, उनको लेने के लिए हमको ग्रीन हाउस एमिशन जीएचजी, जी ग्रीन हाउस गैसेस को, और उसको कम करने के लिए इसको बढ़ाना जरूरी है, मस्ट है। ठीक है, नाउ फॉरेस्ट कवर जो एज पर रिपोर्ट, जो 21 की जो रिपोर्ट है हमारी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, हो सकता है कि 2024 के बाद फिर से रिपोर्ट आई है, इस साल की हो सकता है आने वाली हो, इसलिए न्यूज आई है। तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री इंक्रीज बाय 2261। उन्होंने कहा था कि 2261 स्क्वायर किलोमीटर हमारे जो फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़ा है, असेसमेंट हुआ था 2019 में। और उन्होंने ये भी कहा था कि टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है 80.9 मिलियन हेक्टेयर। नंबर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट। पर यहाँ पे जब भी आप मेंस में सवाल लिखते हैं जो फॉरेस्ट कवर्स और ट्री कवर्स में, तो नंबर्स थोड़े लिखने पड़ते हैं। विच अकाउंटेड फॉर 24.62% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। सो ये जो कह रहे हैं जो नंबर्स ये हैं, इस हिसाब से जो टारगेट हमने सेट किए हैं, आप देखिए वो कितने, हर स्टेट में ऑलमोस्ट शॉर्टफॉल चल रहा है। उत्तराखंड, एमपी, केरला, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मतलब ऑलमोस्ट अगर बड़े बड़े स्टेट्स को लें तो शॉर्टफॉल चल रहा है। जो नंबर्स यहाँ डिक्लेयर हुए हैं वो कितने ऑथेंटिक हैं। हाउएवर क्रिटिक्स सेड द इंक्रीज इन ग्रीन कवर वाज ऑलमोस्ट इंटायरली विया कमर्शियल प्लांटेशन। कमर्शियल प्लांटेशन से ही कवर होता है। एंड इन द इकोलॉजिकल सेंस
could not compensate for natural forests and their biodiversity. ठीक है, being monoculture were susceptible to pest attacks. तो वो कह रहे हैं कि जो मोनोकल्चर में जो एक्सपेंशन करते हैं वो पेस्ट अटैक से खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ जो प्लांटेशन है वो कमर्शियल है, तो कहना चाहिए कमर्शियल प्लांटेशन बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट के लेवल पे इस पे क्या स्टेप उठाया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। और हम सब जानते हैं कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का जो जो पॉइंट है ना, वो यूपीएससी के लिए कितना फेवरेट पॉइंट है। तो इससे जुड़ी हुई कोई भी न्यूज अगर आपको मिलती है, स्पेशली एनएपीसीसी जब न्यूज में आ गया है, उसको प्री से मत छोड़िएगा और मेंस के लिए भी दोहरा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक ब्लॉग पे इंफॉर्मेशन आई थी, जो कूनो चीता डिटेक्टेड विद हेपाटोरनल इन्फेक्शन। जो कूनो मतलब जो चीता अफ्रीका से लाया गया है, चीते लाए गए थे, वन ऑफ द 8 चीता जो है, 8 लाए गए थे, उनमें से एक चीता जो कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, एमपी में। तो और लाया कहाँ से गया था, नामीबिया साउथ अफ्रीका से। उसको कुछ इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ है, और ये इन्फेक्शन है किडनी और लिवर का। पॉइंट इन्फेक्शन का नहीं है, पॉइंट है कि ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, एमपी में। और साथ ही साथ हमारे देश में इनको लाया गया था बसाने के लिए। और ये जो मुझे न्यूज 18 से क्रिएटिव मिला है, उसकी खास बात क्या है कि ये बता रहे हैं कि हिस्टोरिकल रेंज क्या है चीता की हमारे यहाँ। तो ये जो जहाँ रेड पॉइंट्स है ना, वो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है। रेंज ऑफ एशियाटिक चीता ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड एंड आफ्टर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो ये सवाल कभी सवाल बन सकता है कि इंडिया में और वर्ल्ड लेवल पे चीता का जो है एक्सपेंशन कहाँ कहाँ है। जैसे कि हम समझ रहे हैं कि अफ्रीका से उनको लाया गया है यहाँ पे 8 को, और उसमें से एक को इन्फेक्शन निकला है। तो ये जो है हमारा वाइल्ड लाइफ वाले सेक्शन में जहाँ पे प्री में सवाल बनते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इससे जुड़ी कोई प्लान अगर गवर्नमेंट चलाती है, तो भी उसको आप मेंस के पर्पज से तैयार कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज है, बैंकॉक से एक क्यूबिकल था, उसमें लिखा हुआ है कि म्यांमार में ओपियम फार्मिंग जो है वो काफी ब्लूम पे है और काफी आगे बढ़ रही है। द एरिया ऑफ लैंड यूज फॉर ओपियम poppy cultivation by a third to just 40,000 hectares, said a UNODC मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसको क्योंकि ये एक गुड टू नो है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स को हम वर्ल्ड में लोकेट जब करते हैं, तो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलके बनाते हैं गोल्डन क्रीसेंट। ये सवाल पूछा गया है। और साथ ही साथ जो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, यही जो इलाका जहाँ म्यांमार में ओपियम की खेती हो रही है, उसे कहते हैं गोल्डन ट्राइंगल। सो इन दो गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइंगल की वजह से जो तस्करी होती है ओपियम की, तो उस पे सवाल मेंस में बना है। तो हमें पता होना चाहिए कि गोल्डन क्रीसेंट क्या होता है, जो मैंने आपको दिखाया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके साथ आप गोल्डन ट्राइंगल भी आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन ट्राइंगल क्या है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है तस्करी में ओपियम की, क्योंकि ये मैप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस लिहाज से जो वर्ल्ड लेवल पे इसका तस्करी होती है, जो खरीद फरोख्त होती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मेक्सिको और कोलंबिया में भी इसका एक्सपोजर है। नेक्स्ट न्यूज है, पद्मा अवार्ड इज एन ऑनर फॉर एटिकोपा टॉय क्राफ्ट। हम जानते हैं कि इंडिया की जो पॉलिसी अब आ गई है कि टॉय एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, उस लिहाज से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो पद्म अवार्ड मिला है जो एटिकोपा टॉय क्राफ्ट को, जो विशाखापट्टनम आंध्रा की स्पेशलिटी है, कोस्टल एरिया है, वहां पे टॉय क्राफ्ट बनाने के लिए एंड यूसेज ऑफ नेचुरल डाइज फॉर द पास्ट फ्यू डेकेड्स, इनको पद्मश्री मिला है। और एक फाइल फोटो है कि टॉय मेकर है सीवी राजू, वो बना रहे हैं ना। सवाल ही उठता है कि पद्म अवार्ड तो उनको मिल गया है, लेकिन फिर भी हमारे लिए कवरेज पता करना जरूरी है कि कहाँ कहाँ पे ये टॉयज बनाए जाते हैं। सो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, निर्मल जो है हमारा तेलंगाना में, फिर उसके बाद चन्नपटना, उसके बाद एटिकोपा कोपा एंड कोंडापल्ली, ये सारे नाम हैं जो वहाँ के जीआई टैग्स हैं जहाँ पे खिलौने बनाए जाते हैं। सो हमारा हो गया कर्नाटका, हो गया तेलंगाना, और इसी के साथ हमारा आंध्रा हो गया। सो इस केस में ये तीनों स्टेट्स में ये जो चारों जीआई टैग इनको मिले हुए, साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट भी है, प्री के पर्पज से पूछे जा सकते हैं ये किस चीज के नाम है। सो एटिकोपा, कोंडापल्ली, चन्नापट्टा और निर्मल, और ये सारे के सारे वुडन क्राफ्ट्स हैं, मैक्सिमम वुडन क्राफ्ट्स हैं। तो आप देखेंगे इस सबकी पिक्चर्स मैंने यहाँ पे आपकी लगाई, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने कलरफुल है ये। सो ये सारे खिलौने वहां बनते हैं, और हमारा जो टारगेट है, इंडिया का टारगेट है कि हमें एक्सपेंशन करना है टॉय इंडस्ट्री में। उसके लिए आज से इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अभी तक सबसे ज्यादा
60% जो है टॉय का इंपोर्ट करते हैं चाइना से, और हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है तो विश्व लेवल पे। और साथ ही साथ जो हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं वो व्हील टॉयज एंड डॉल्स को इंपोर्ट करते हैं। जिम्नेजियम, अदर स्पोर्ट्स, हम इन तीन चीज रेंजेस में इंपोर्ट करते हैं। 19-20 का डेटा है। और साथ ही साथ हमारी कमी क्या है, चैलेंजेस क्या है हमारी इंडस्ट्री के लिए? लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, हाई जीएसटी रेट्स, लैंड प्राइसेस ऑन द राइज, मतलब जमीन के जो प्राइसेस अब बढ़ रहे हैं, लोग बनाने वाले नहीं है और प्राइसिंग बहुत हाई है। साथ ही साथ हाई जीएसटी है, स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, इन नॉट इनफ रेडी लार्ज यूनिट्स नहीं बन पाती हैं कि बल्क के बल्क आप ट्रांसफर कर सको। हाई इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन सर्टेन एसेंशियल कंपोनेंट्स, और ड्यूटीज बहुत ज्यादा इंपोर्ट करने के लिए, जिनको हम भेज रहे हैं उनके लिए इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज्यादा है। इंक्रीज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कॉस्ट फॉर एक्सपोर्ट इज टू हाई। और थर्ड पार्टी की इंस्पेक्शन कॉस्ट जो होती है, जब किसी चीज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, इंस्पेक्शन होता है कि माल सही है कि नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा है। तो चैलेंजेस भी हमको पता होना चाहिए। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो इन सब चीजों को हासिल किया। ये मेंस के पर्पस में इस साल आप अगर टॉय स्टोरी नहीं करना चाहते हैं तो करिए, मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और प्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्या है कि सारे जिनको जीआई टैग्स मिला हुआ है, किसके बनते हैं, कौन से स्टेट का कौन सा खिलौना है, कहाँ क्या बनता है, और कभी कभी लिस्टिंग भी आती है कि सारे नाम क्या है, तो आपको। नेक्स्ट न्यूज है हमारी यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ की, जिसके बारे में बोल रहे हैं कि अब Q4 में उनकी इकोनॉमी में कुछ ग्रोथ देखी जा रही है। और रीजंस क्या है? कंज्यूमर स्पेंडिंग विच अकाउंट्स फॉर मोर देन 2/3 ऑफ ईयर, कंज्यूमर बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। और साथ ही साथ रिटेल सेल हैव वीकेंड शार्पली, रिटेल सेल तो कम हुई है लेकिन फिर भी जो एक्सपेंडिचर है कंज्यूमर्स की तरफ से वो ज्यादा है, और उनकी जीडीपी में कुछ राइज देखा गया दिख रहा है, और फोकास्ट किया गया था 2.6% का, लेकिन उसमें कुछ इंक्रीज देखने को मिल रहा है। द पॉइंट इज कि हमको ये क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो अमेरिका है, यूएस है, वो विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और जब यूएस फेड के रेट्स बढ़ते हैं तो उस केस में इंडिया में टेंशन होती है, क्योंकि ये होता है कि जो इंडिया या फिर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उससे लोग पैसा निकाल करके बड़ी डेवलप कंट्रीज में लगाते हैं, क्योंकि इनको इंटरेस्ट वहां अच्छा मिलता है। तो हमें दूसरे देशों की इकोनॉमीज को भी समझना जरूरी है। तो ये गुड साइन है, ठीक है कि वहां की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। सो अगर जब कंजम्पशन ज्यादा होगा, लोग खरीदेंगे ज्यादा, तो इन्फ्लेशन पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इनकी जो टाइटनिंग पॉलिसी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, उसमें रिलैक्सेशन आएगा। साथ ही साथ यूएस इकोनॉमी में अगर रिलैक्सेशन आता है तो जो रिसेशन का खतरा है, डिप्रेशन का खतरा है, वो दूसरे देशों में भी फ्लो होता है, तो वो भी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव साइन मानूंगी इसको। अब इस पे यूएस फेड वाले पॉइंट पे भी नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी अगर वो ग्रो कर रहा है तो बाकी देशों के लिए भी थोड़ा सा पॉजिटिव साइन आते दिखते हैं ना। ये था हमारा आज का डेली न्यूज एनालिसिस। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपकी तैयारी में और आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और इन्फॉर्मेटिव इंसान बनाने में आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड कीप लर्निंग। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।